रामविलास पासवान की पार्टी तो दो फाड़ हो गई है, लेकिन इस बात का फैसला अभी होना बाकी है कि एलजेपी पर चिराग का कब्जा होगा या फिर चाचा पशुपति पारस का। इस पूरे विवाद के बाद चिराग पासवान पहली बार मीडिया के सामने आए, पार्टी के संविधान का हवाला दिया और साफ कहा कि उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जा सकता, यानी कि कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली। पासवान परिवार की लड़ाई देखते ही देखते सड़क पर आ गई, क्योंकि पार्टी पर जिस तरह से पशुपति पारस ने कब्जा किया, ये बात चिराग के समर्थकों को नागवार गुजरी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी वो छल से ले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और वही रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। छल से ये काम किया गया है। पशुपति पारस के आवास के सामने प्रदर्शन कर चिराग समर्थकों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और संदेश दिया कि कार्यकर्ता चिराग के साथ हैं। अब दो फाड़ नजर आ रहा है, एक तरफ चिराग पासवान के लोग तो दूसरी तरफ पशुपति पारस के लोग। तो ऐसे में अब ये सड़क पर जो लड़ाई है पूरी तरह से जाहिर हो चुकी है। अब जिस हिसाब से गुरुवार के दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और चुनाव है, तो उससे पहले ये सरगर्मियां अपने में अहम भूमिका दर्ज करा रही हैं। लेकिन बात जहां तक जा पहुंची है, उसके बाद चिराग भी अच्छी तरह जानते हैं कि मसला शक्ति प्रदर्शन से हल होने वाला नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग और जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाना होगा। हालांकि चिराग पासवान जब मीडिया से मुखातिब हुए तो पार्टी संविधान का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अध्यक्ष पद से कोई नहीं हटा सकता। लगे हाथ चिराग ने चाचा और जेडीयू को एक साथ निशाने पर लिया। उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएं और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज्यादा से ज्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी ये रहे। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। बिहार के चुनाव में चिराग ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहा था। सवाल ये है कि क्या उनको इस हाल में बीजेपी से कोई मदद मिलेगी, लेकिन चिराग के जवाब में नाउम्मीदी साफ नजर आई। हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। एक और दिल्ली में चिराग के समर्थकों ने जोर दिखाया तो दूसरी ओर पटना में पारस गुट के लोगों ने पार्टी दफ्तर में अपनी ताकत दिखाई। लेकिन इससे पहले पारस ने भी भतीजे चिराग की हर बात का जवाब दिया। यह है कि चिराग पासवान जी ने मुझको कभी लेटर लिखा ही नहीं, कभी नहीं लिखा। और कल भी जो लेटर लिखा है वो अखबार और टीवी के माध्यम से आया, मुझको आज तक अभी तक नहीं मिला है। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे तो वो बोल के गए थे कि पारस गठबंधन में चुनाव लड़ना, और ये लोग सफेद झूठ बोलता है कि पापा बोल के गए थे कि अकेले चुनाव लड़ना। सफेद 100% सफेद झूठ की बात है। एक व्यक्ति 3 पद, जिसके चलते पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हो गई और एक बाहर के आदमी आकर के पार्टी और परिवार को तोड़ दिया। बाहर का आदमी कौन है सब लोगों को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। उसके चलते पार्टी में विवाद हुआ और आज हम लोग पार्टी टूटने से बचा रहे। पारस गुट के नेता पटना में हैं और गुरुवार को पार्टी की अहम बैठक में पारस की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो सकती है। इधर चिराग ने लोकसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि पार्टी के संविधान के हिसाब से पारस संसदीय दल के नेता नहीं हो सकते, यानी एलजेपी और उस पर अधिकार को लेकर अभी बहुत घमासान होना है। नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। नए नियमों को लागू नहीं करने पर ट्विटर को भारत में मिलने वाले लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि जो कानूनी सुरक्षा है, वो खत्म हो गई है। यानी कि ट्विटर अब कानून के दायरे में है और आपत्तिजनक कंटेंट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और एफआईआर भी हो सकती है। इधर लीगल प्रोटेक्शन हटा, उधर गाजियाबाद में ट्विटर पर केस दर्ज कर दिया गया। मामला गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुसलमान की पिटाई का है। एक बुजुर्ग मुसलमान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो सियासत शुरू हो गई। वीडियो 5 जून का था, जिसमें मारपीट के साथ धार्मिक नारे लगाने की बात भी कही गई।
हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि बुजुर्ग की पिटाई का कोई सांप्रदायिक कनेक्शन नहीं था। बुजुर्ग ने आरोपियों को कुछ तावीज दिए थे जिसके परिणाम नहीं निकले और इसी बात पर नाराज आरोपियों ने बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट की। ट्विटर पर आरोप है कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने वाले ट्वीट को उसने न तो हटाया और न ही मैनिपुलेटेड होने का टैग लगाया। इसी पर गाजियाबाद पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेताओं समेत कुल 9 लोगों पर FIR दर्ज कर ली। देश में कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने को तो जस्टिफाई नहीं करेगा, ना कोई एक्शन जस्टिफाई करेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे में क्या पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और जो भी इवेंचुअली कम्युनल हार्मनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हुए आपस में वैमनस्य, विद्वेषपूर्ण वातावरण बनाने में किसी प्रकार का योगदान करेगा, कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करेगा, तो जो रेलेवेंट सेक्शन है उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। उधर सरकार का भी ट्विटर को लेकर रुख सख्त है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यूपी की घटना फेक न्यूज से लड़ने के मामले में ट्विटर की मनमानी की मिसाल है। ट्विटर सरकार की गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा, जबकि ट्विटर को बार बार मौके दिए गए। अगर विदेश में काम कर रही भारतीय कंपनी वहां का कानून मानती है तो ट्विटर इसके लिए भारत में क्यों तैयार नहीं? ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी अरसे से चल रही है, लेकिन गाजियाबाद के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद राहुल गांधी और ओवैसी जैसे राजनेताओं ने ट्वीट करके सरकार और बीजेपी को घेरा था। अब तस्वीर साफ होने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। लौनी में एक बुजुर्ग जो मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। गाजियाबाद में जो वाकया हुआ जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। एक तरफ ट्विटर को लेकर सरकार की सख्ती है तो दूसरी ओर गाजियाबाद के मामले पर बवाल है। तय है कि दोनों मुद्दों पर सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। और अब आपको दिखाते हैं कुछ काम की खबरें। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स का परफॉर्मेंस देखा जाएगा और बताया यह जा रहा है कि सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए 10th, 11th और 12th के नंबर्स को जोड़े जाने पर विचार चल रहा है। सीबीएसई का 13 सदस्यीय पैनल 10th, 11th और 12th के नंबर 30, 30 और 40 के रेशियो में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं के नंबरों को 30-30% का वेटेज दिया जाएगा, जबकि 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले लिए गए जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनको 40% का वेटेज दिया जा सकता है। इस कमेटी को 17 जून को रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है और इसके बाद ये फॉर्मूला इसको पब्लिकली अनाउंस किया जा सकता है। अब एनपीएस ग्राहकों को अपना पूरा पैसा निकालने की मंजूरी मिल गई है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। पीएफआरडीए ने एनपीएस ग्राहकों को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस सब्सक्राइबर का कुल पेंशन कॉर्प्स 5 लाख रुपए या इससे कम है तो वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का नियम खत्म कर दिया है। इसके बाद कोई भी शख्स सीधे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाकर वहीं रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकेगा। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग का नया पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर आधार नंबर डालकर ई पेन डाउनलोड कर सकते हैं। ये विकल्प उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपने पेन को आधार से लिंक किया हुआ है।
तेल कंपनियों ने एक बार फिर से दाम बढ़ा दिए हैं। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में 108 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में ही देश का सबसे महंगा डीजल भी मिल रहा है, उसने भी शतक लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय हम पेट्रोल पंप पे हैं, कुछ लोग भी हैं। पहले इनसे पूछ लेते हैं कि तेल का दाम लगातार कितना बढ़ गया। सर बहुत बढ़ गया जी, आपको 100 के आसपास पहुंचा हुआ है। ये भी तो हम कह तो 96 रुपये 66 पैसे। 96 में क्या फर्क रहेगा सर, बताइए आप। कितना फर्क है? 2-3 रुपये का, 4 रुपये का फर्क है। कहाँ 55, 60 रुपये, 70 रुपये होता था, तो रोज ही बढ़ रहा है उसमें। कभी 100, 1 रुपया, कभी 1.25 रुपया, कभी 75 पैसे। भारी पड़ गया जी। भारी क्या, पहले 100 में काम होता था, अब हमारा 250 में काम होता है। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया। इतना फर्क पड़ गया। आपको हम दिखा दें यहाँ पर जो दाम है अभी 96 रुपये 66 पैसे हैं। आपको हम डीजल का भी दाम दिखा दें अब चलते चलते कि डीजल के जो दाम हैं अभी वो आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे साफ तौर पर है कि आपको देखेंगे आप पर लीटर 87 रुपये 41 पैसे ये आपके डीजल के दाम हैं आज के। उन्होंने एक तरफ लोगों की आमदनी शून्य कर दी है, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल पहले से ही शतक मार चुका है और अब डीजल भी जो है शतक के करीब है। आप देख सकते हैं इस समय ये स्क्रीन बोर्ड में डीजल के जो दाम है राजधानी भोपाल में 96.04 है। इसके साथ ही पेट्रोल जो है 104 रुपये लीटर है, 105 रुपये लीटर जो है पेट्रोल के दाम होने वाले हैं। इससे साफ तौर पे स्पष्ट है कि महंगाई जो है आम जनता को परेशान करती हुई नजर आ रही है और प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंकल, कितना असर कितना असर देखने को मिल रहा है लगातार? परेशानी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीजें महंगाई हो रही है। समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट कर क्या रही है। दुनिया भर में जीएसटी लगा देगी, सेल टैक्स लगा देगी, इनकम टैक्स दुनिया भर के इतने बढ़ा दिए कि परेशान हो गए हैं। डीजल पेट्रोल के भाव में लगातार हर दिन तेजी देखी जा रही है। हर दिन जब लोग डीजल पेट्रोल भरवाने गाड़ियों में आते हैं तो हर रोज रेट बढ़ा होता है। आसमान छू रहा है डीजल पेट्रोल के भाव। इसकी वजह से महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम जो सामान आते हैं वो ट्रक से आते हैं, हर चीजों से आते हैं, जिसकी वजह से डीजल का भाव बढ़ने से और तकलीफ हो रही है। पेट्रोल का भाव बढ़ने से लोग गाड़ियां सही तरीके से नहीं निकाल पा रहे। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली में 5000 हेल्थ सहायक की भर्ती की जाएगी। इन्हें कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट कहा जाएगा। सभी को भर्ती के बाद 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मुंबई के कांदीवली के हीरानंदानी सोसाइटी में 390 लोगों को कोरोना का फर्जी टीका लगने की खबर सामने आई है। फर्जी टीका लगाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस टीकाकरण अभियान में राजेश पांडे नाम के शख्स को 5 लाख रुपए दिए गए। पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें अलग अलग संदेश लिखे गए हैं। इस पोस्टर में सोनिया और राहुल के फोटो तो लगे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू में से किसी की तस्वीर नहीं लगाई गई। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में सोमवार को कोरोना का कोई भी नया केस नहीं मिला। साथ ही कई दिनों से लगातार सिंगल डिजिट में कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। कोरोना से धारावी की जंग कई मायनों में अहम है, क्योंकि एक वक्त यहां सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन लग रही, लेकिन अब यहां एक भी कोरोना का केस नहीं। अभी फिर से एक बार बिस्क के नक्शे पर जा रहा है, यानी 0 केसेस, यानी एक भी केसेस नहीं मिल रहे हैं। यह आप लोगों के जो प्लानिंग है, जो महज उसका नतीजा है। धारावी में हम लोग सुरक्षित है। धारावी में एक भी कोरोना नहीं है और हम लोग इसका डिस्पेंस करते हैं और हम लोग इसमें अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे हैं। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।